नमस्कार दोस्तों, पीकेजे क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने मगध के उत्कर्ष से संबंधित राजवंशों पे चर्चा की थी और उस चर्चा के दौरान हमने ये देखा कि कुछ तकनीकी गड़बड़ी की वजह से वह वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो दोस्तों, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आज हम बाकी के राजवंशों को, हमने हर्यक वंश को देख लिया था उसमें, और आज हम बाकी के दो राजवंश शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं और बाकी दो राजवंशों पे आज चर्चा करते हैं। शिशुनाग के बारे में देखते हैं, ठीक है ना। अगर इसके कार्यकाल की बात करें शिशुनाग वंश के, तो हम देखते हैं कि शिशुनाग वंश की स्थापना होती है। अगर इसके शिशुनाग वंश के समय की बात करें तो 412 से लगभग 412 से 344 ईसा पूर्व तक जो है यह जो है वंश जो है वह इसका कार्यकाल होता है। ठीक है ना। आगे हम देखते हैं इसके बारे में। तो शिशुनाग वंश का जो प्रथम शासक होता है वह शिशुनाग होता है, शिशुनाग। ठीक है ना। अब इसके बारे में देखते हैं। यह भी एक बड़ा महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासक था। ठीक है ना। इसने भी साम्राज्य को विस्तारित किया और हम देखते हैं कि इसने भी बहुत सारे युद्ध जो है किए और साम्राज्य विस्तार में इसका भी बहुत अधिक योगदान रहा। ठीक है। तो देखते हैं शिशुनाग के बारे में। शिशुनाग जो है लगभग 412 ईसा पूर्व से 394 समय भी कभी कभी सुमेलित कर, इसलिए ज़्यादा फोकस करने समय पे कभी कभी ये जो चीज़ है वो सुमेलित करने के लिए भी पूछ लेता है। तो 312 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व तक इसका जो है वो शासनकाल होता है। किसका शासनकाल? शिशुनाग का। ठीक है ना। शिशुनाग भी एक बहुत शक्तिशाली राजा होता है। यह भी एक बहुत शक्तिशाली राजा होता है। ठीक है। और यह जो है वैशाली को अपनी राजधानी बनाता है, वैशाली को। ठीक है ना। ऐसा माना जाता है कुछ ग्रंथों में कि यह जो है इसका संबंध जो है वो लिच्छवी गणराज्य से था, लिच्छवी गणराज्य से इसका संबंध था। ठीक है ना। अब देखिए ये क्या करता है कि ये क्या करता है, इसके काल में जो सबसे बड़ी बात होती है, यह अवंती, वत्स तथा कोशल तीनों को मगध में मिला लेता है, जो कि इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। मगध में मिला लेता है। ठीक है ना। और हम देखते हैं कि अब जो है मगध का जो विस्तार है वो मालवा तक हो जाता है। ठीक है ना। तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है अब मगध के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है। इसके बाद जो है इसकी मृत्यु होती है और हम देखते हैं कि इसकी मृत्यु के बाद जो है इसका पुत्र जो है कालाशोक, यह जो है राजा बनता है और इसी के समय में जो है द्वितीय बौद्ध संगीति होती है। तो हम कालाशोक के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे प्राप्त करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कालाशोक पर। कालाशोक यह जो है 394 से 366 ईसा पूर्व तक इसका जो है वो शासनकाल होता है। इसका कालाशोक का। ठीक है ना। इसको अनेक बौद्ध ग्रंथों में विशेष करके दिव्यावधान में इसे काकवर्ण भी कहा गया, काकवर्ण कहा गया।
ठीक है। यह क्या करता है कि यह वापस जो है पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाता है, पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाता है। ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, और इसके बाद होता क्या है कि जो द्वितीय बौद्ध संगीति होती है, द्वितीय बौद्ध संगीति, वह इसी के काल में होती है। और इस संगीति में बौद्ध जो धर्म होता है वो दो संघों में विभक्त हो जाता है, दो संघों, एक स्थाविर और दूसरा महासांघिक। ठीक है। तो इस प्रकार जो है हम देखते हैं कि इसके काल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन होता है और बौद्ध जो संघ है वो दो भागों में विभक्त हो जाता है। ठीक है। बौद्ध ग्रंथों से ऐसा पता चलता है कि महापद्मनंद द्वारा चाकू घोंप करके इसकी हत्या करा दी जाती है। ठीक है। ऐसा विवरण जो है बौद्ध ग्रंथों से हमको प्राप्त होता है, बौद्ध ग्रंथों से। ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कालाशोक की भी हत्या हो जाती है और इसके बाद जो है इसके जो है पुत्र होते हैं जो शासन काल को आगे तक ले जाते हैं। ठीक है। और इसके बाद जो महत्वपूर्ण जो वंश आता है वो आता है नंद वंश। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब महापद्मनंद जो है इसकी हत्या करा देता है तो इसके बाद लगभग जो है वो 22 वर्षों तक, ठीक है ना, लगभग 22 वर्षों तक शासन जो है वह शिशुनाग वंश द्वारा चलता है, शिशुनाग वंश द्वारा चलता है। और होता क्या है कि जो अंतिम शासक था इसका शिशुनाग वंश का वो नंदीवर्धन था और नंदीवर्धन के बाद जो है यह वंश जो है समाप्त होता है और फिर नंद वंश की शुरुआत होती है, नंद वंश जो है फिर आता है। ठीक है। नंद वंश। ठीक। तो जैसा कि हमने देखा कि 22 वर्षों तक ये शासन चला। ठीक है। और शिशुनाग वंश जो है उसका अंतिम शासक जो है नंदीवर्धन होता है। इसके बाद नंद वंश जो है स्थापित होता है। नंद वंश के बारे में ये बताया जाता है कि यह भी एक बहुत शक्तिशाली जो है वंश था और संभवतः ऐसा माना जाता है कि यह जो है मगध के काल का या मगध में सबसे शक्तिशाली राजवंश था। ठीक है ना। और इसमें देखा जाता है कि इसके जो शासक थे, ठीक है ना, महापद्मनंद, यह जो है इस वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है ना। तो लगभग जो है 344 22 वर्षों तक, 66 तक तो इसने किया, फिर 22 वर्षों तक जो है तमाम शासक है और नंदीवर्धन उसका अंतिम शासक था। तो लगभग 344 ईसा पूर्व से, चूंकि देखिए समय इसलिए जरूरी है कि कभी कभी ये सुमेलित करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया जाता है प्री के एग्जाम से, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो 344 ईसा पूर्व से 322 या 23 ईसा पूर्व तक जो है इसका शासन काल रहता है, किसका? नंद वंश का। ठीक है। तो महापद्मनंद जो है यह जो है इस वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात मानते हैं, हम देखते हैं कि बौद्ध ग्रंथों में इसका जो शासक माना जाता है या संस्थापक माना जाता है वह अग्रसेन भी माना जाता है। ठीक है ना। तो इसको भी जानते रहिए, है कि नहीं? ठीक है। ये भी एक जानकारी है, इसको भी जानते रहिए।
तो महापद्मनंद जो है इस वंश का संस्थापक था। जो है बौद्ध ग्रंथों से यह भी जानकारी मिलती है, विभिन्न जो उस समय के पुराण हैं या फिर जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनसे, कि यह शूद्र जाति का था, मतलब यह शूद्र था, ठीक है ना, यह शूद्र जाति का था। और इसकी एक खास बात, इसको एक उपाधि दी गई है, सर्वक्षत्रांतक, यानी कि क्षत्रियों का नाश करने वाला, क्षत्रियों का नाश करने वाला, ठीक है ना, नाश करने वाला। इसके अलावा इसको भार्गव की भी उपाधि प्राप्त होती है। किसको? इसी को, महापद्मनंद को। तो ये सब इसकी कुछ प्रमुख उपाधियां हैं जिनको जानते रहिए आप, ठीक है ना। तो ये जो महापद्मनंद है ये काफी शक्तिशाली शासक होता है, और यह जो है इसने जो है एक राट की उपाधि भी धारण की थी, एक राट की उपाधि भी इसने धारण की, उपाधि धारण की। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह जो है एक बहुत शक्तिशाली राजा के रूप में हमको यहां दिखाई पड़ता है। हाँ, अब इसके साम्राज्य विस्तार की बात कर लेते हैं। तो इसने जो है कलिंग पर चढ़ाई की, कलिंग पर आक्रमण किया, इसने कलिंग पर जो है वह आक्रमण किया। कलिंग पर आक्रमण करके वहां पे एक नहर का निर्माण कराया, नहर का निर्माण कराया, जिसकी पुष्टि जो होती है वह जो है जो हाथी गुम्फा अभिलेख है उसमें इसकी पुष्टि होती है, ठीक है ना। हाथी गुम्फा अभिलेख में इसकी जो है पुष्टि होती है कि इसने एक नहर का निर्माण भी कराया था, ठीक है ना। आगे हम देखते हैं कि यह वहां के जैन मंदिर को जो है, जैन मंदिर से जैन मूर्ति को उठा लाता है, जैन मूर्ति को कहां उठा लाता है? मगध उठा ले आता है, मगध में ले आता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह जो है कुछ वेलफेयर का भी काम करता है, नहरों का निर्माण वगैरह कराता है, जिसकी पुष्टि खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से भी हमको मिलती है। इसके अलावा इसने, इसके दरबार में ऐसा माना जाता है कि जो अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि थे, व्याकरणाचार्य पाणिनि, यह इसके मित्र थे, इसके मित्र थे, ठीक है ना, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि यह भी एक बड़ा शक्तिशाली साम्राज्य निर्माता था, और इसने एक छत्र साम्राज्य की स्थापना की। इसका विवरण भी मिलता है कि इसने एक छत्र साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है ना। तो ये सब कुछ जानकारियां थी किसके बारे में? महापद्मनंद के बारे में, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जिनको आप याद रखिए। फिलहाल जो है हम ये देखते हैं कि इसके कुल 8 पुत्र थे, और जो इसका अंतिम शासक था वो था धनानंद, ठीक है, धननंद। उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि यह जो है महापद्मनंद एक बहुत शक्तिशाली राजा के रूप में हमको दिखाई देता है, और उसके कुल 8 पुत्र थे। इनमें घनानंद का उल्लेख मिलता है, या घनानंद का उल्लेख मिलता है। यह जो है नंद वंश का अंतिम शासक था, ठीक है ना। यह जो है सिकंदर का समकालीन माना जाता है, समकालीन माना जाता है, ठीक है ना। और यूनानी लेखकों ने, या फिर जो उस काल के लेखक थे, यूनानी लेखक, उसने इसका नाम अग्रमीज रखा है, अग्रमीज, ठीक है ना। और एक बात और बता दें कि जब सिकंदर पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण करता है तो उस समय जो है ये देखता है
इसके ये पता लगाता है और ये पता चलता है कि जो घनानंद की सेना थी वो काफ़ी विशाल थी और इसमें लगभग जो है 2 लाख के करीब पैदल सैनिक थे, 20,000 करीब रथ थे और 4 से 6,000 के बीच हाथियां थी। तो एक बहुत बड़ी शक्तिशाली सेना थी, ठीक है ना। और इस प्रकार यह सेना के बारे में जब सुनता है तो इसको जो है नंद वंश की शक्ति का एहसास होता है और यह एक प्रमुख कारण था कि सिकंदर वहां से वापस लौट जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं इसके बारे में भी। अब हम देखते हैं इसके बारे में कुछ और चीजों को, घनानंद के बारे में, ठीक है। यह जो है, ये जो राजा था ये काफी शक्तिशाली था और ऐसा माना जाता था कि इसने बहुत सारे करों को, अनावश्यक करों को जनता पे थोप दिया, ठीक है, जिसके कारण जो है जनता इससे काफी असंतुष्ट थी, ठीक है। और हम देखते हैं कि चाणक्य जो है जब इसके दरबार में पहुंचते हैं तो वहां चाणक्य को यह अपमानित भी करता है और अपमानित करके उनको अपने दरबार से निकाल देता है। और यही चाणक्य जो है लगभग 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त के साथ मिलकर के घनानंद की हत्या हो जाती है और फिर जो है मगध पर मौर्य वंश का शासन प्रारंभ हो जाता है। मौर्य वंश का शासन जो है प्रारंभ हो जाता है। तो ठीक इस प्रकार हम देखते हैं कि घनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त जो है जनता को कष्टों से भी मुक्ति दिलाता है और मौर्य साम्राज्य की स्थापना भी करता है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये जो बड़े शक्तिशाली राजा थे, इनके काल में जो मगध है वह अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचता है और मौर्य साम्राज्य के आते आते इसकी पराकाष्ठा जो है समृद्धि की या फिर साम्राज्य विस्तार की वो और अधिक हो जाती है। तो दोस्तों ये थी जानकारी मगध के राजनीतिक स्थिति के बारे में। अगले क्लासेस में हम भारत पे हुए उस काल के विभिन्न आक्रमणों को देखेंगे और यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि ये आक्रमण क्यों होते हैं, किस प्रकार होते हैं और कौन कौन से आक्रमणकारी थे जो इस समय आक्रमण करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यह वीडियो आप जो है इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट के माध्यम से प्रदान करें, ठीक है दोस्तों। नमस्कार।